हे सुनो नाव है सगळा हे घाट घाट चालतो नाव ले ना सेकंड एक तुझे सुने नाव एक पर फोन आहे फोन है अश्विनी ते नाव कियन बचन के टावर नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं येषु पंच नमः मंगलानं च सर्वस्यं परमं भावै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने चार्ट के माध्यम से देखे थे कि उदय योग्य गुण स्थान कौन कौन से हैं, मतलब उदय योग्य गुण स्थानों में एक एक गुण स्थानों में कौन कौन सी प्रकृतियां, कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं। ठीक, हमने देखा था सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान। फर्स्ट गुण स्थान में उदय योग्य कितनी थी? ओग बंध था हमारा 122 था 122 का। ठीक है, ओग उदय 122। ओग उदय मतलब टोटल बनने योग्य जितनी प्रकृति होती है उनको हम ओग उदय कहते हैं। सभी गुणस्थान मिला के और सर्व जीवों की अपेक्षा जो जो प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं उनको हम बोलते हैं ओग उदय, उनको ओग उदय में काउंट करते हैं। ओग उदय मतलब समुच्चय रूप से कितनी प्रकृतियों का उदय है। फर्स्ट गुणस्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? तो उदय योग्य प्रकृति निकालने के लिए हमारे पास एक माइनस का कॉलम होता है, एक प्लस का कॉलम होता है, फिर एक नेक्स्ट में माइनस का कॉलम होता है। 5 अगले नंबर बोलो गुणस्थान ना दीदी, 5 नंबर, क्या 5 नंबर बोलो ना बुक का। 35 35 फर्स्ट गुणस्थान में फर्स्ट गुणस्थान में ये है उदय योग्य प्रकृतियां। ठीक है, उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? प्लीज एक बार म्यूट कीजिए। उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? उसके बाद जो माइनस का कॉलम होता है वो माइनस का कॉलम होता है अनुदय का, जिनका इस पर्टिकुलर गुणस्थान में उदय नहीं है उनको हम बोलते हैं अनुदय योग्य प्रकृतियां, जिनका उदय नहीं है। फिर प्लस होती हैं, मतलब अभी तक इस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में जिनका उदय नहीं चल रहा था, जो अनुदय में डाली गई थी पर उनका विच्छेद नहीं हुआ है, अब इस गुणस्थान में उनका उदय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं उदय प्रारंभ या फिर पुनरुदय। मतलब या तो हमने एक बार स्टॉप करके वापस, मतलब पहले से उदय में थी फिर स्टॉप किया फिर वापस उदय में आई, या फिर अभी तक उदय में नहीं आई थी अब उदय स्टार्ट किया है, ये हुई उदय प्रारंभ। उदय प्रारंभ मतलब यहाँ से अभी तक उदय में नहीं थी, अब उदय में आना स्टार्ट हुई है इस पर्टिकुलर गुणस्थान से। और पुनः उदय मतलब अभी तक अनुदय में थी, सॉरी अभी तक उदय में थी, उदय मतलब उदय योग्य में थी, और उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर गुणस्थान में हमने उसको अनुदय में डाला, उसके बाद वाले गुणस्थान में वापस से उसका उदय लाना है तो हम उसको उदय पुनः उदय में। अनुश्री जी, एक बार ये वाला आप चार्ट करवा के 13-14 गुण स्थान में जो उदय योग्य गुण स्थान है वो एक बार करा दीजिएगा। हाँ, इसी में वापस आ जाएगा, है ना? तो ठीक। उसमें ही फिर हाँ, से हम खोल लेंगे, जब हम 13-14 गुणस्थान की बात करेंगे तो वो कौन हाँ, कौन सी प्रकृतियां हैं वो ठीक हम फिर से देख लेंगे, है ना? ठीक।
ठीक है, ये उदय विच्छेद, ये फोर्थ कॉलम होता है उदय विच्छेद, जो हमको नेक्स्ट गुणस्थान के लिए माइनस करना है। उदय विच्छेद का अर्थ होता है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर गुणस्थान तक उसका उदय था, उसके आगे उसका उदय नहीं होगा, मतलब कभी भी नहीं होगा, इसलिए हमने उसको उदय विच्छेद करवा दिया। विच्छेद मतलब अब खत्म हो गया उसका उदय होना। ठीक है, अनुदय और उदय विच्छेद में डिफरेंस क्या है? अनुदय में हम इस पर्टिकुलर गुणस्थान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं विवक्षित गुणस्थान, सिर्फ इस विवक्षित गुणस्थान में इस प्रकृति का उदय नहीं है, और जब उसका फिर से उदय प्रारंभ होगा तो उस गुणस्थान से फिर से उदय आना स्टार्ट हो सकती है। सिर्फ एक पर्टिकुलर गुणस्थान, एक या दो या तीन, जो जिसमें भी अनुदय होता है, उतने गुणस्थानों के लिए हमने उसका उदय रोक के रखा है। मतलब उन गुणस्थानों में अगर जीव जाता है तो उदय नहीं होता, उन गुण स्थान से वापस ऊपर आता है, नीचे जहां भी आता है तो उसका उदय फिर से स्टार्ट हो जाता है। और अगर विच्छेद हो गया है, मतलब आगे के किसी भी गुण स्थान में उसका अब उदय नहीं होगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट गुण स्थान की बात कर लेते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? तो उसके लिए क्या देखेंगे, ऊपर वाला टोटल माइनस ये प्लस ये, और ये वाला जो रहेगा ये नेक्स्ट वाले के लिए माइनस होगा। तो टोटल था हमारा 122, उदय योग्य 122 होती है। ठीक है, 122 में से माइनस कितनों का है प्लस कितनों का, ये हमको देखना है। फर्स्ट गुण स्थान में हमने देखा तीर्थंकर नामकरण का उदय नहीं होता, आहारक तीर्थंकर नामकरण का उदय नहीं होता, आहारक द्विक का उदय नहीं होता। तीर्थंकर का उदय 13-14 में होता, फर्स्ट में नहीं होता। तो फर्स्ट से लेके 12 तक हम क्या बोलेंगे, तीर्थंकर नामकरण का क्या है, अनुदय में ही डालेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद फिर आहारक द्विक का उदय होता है छठे सातवें गुण स्थान में। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 से लेकर 5 तक आहारक द्विक का क्या रहेगा, अनुदय। ठीक है, फिर हम इसके बाद आती है एक प्रकृति सम्यक वेदनी, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, इसमें सम्यक वेदनी का उदय नहीं होगा। तो सम्यक वेदनी का उदय होता है 4 से 7 में। तो 1 से 3 में हम क्या बोलेंगे, सम्यक वेदनी क्या है, अनुदय है। फिर हम बोलेंगे एक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जो प्रकृति है, वो प्रकृति का उदय किस में आता है, सिर्फ थर्ड में। तो पहले से दूसरे में उसका हम क्या बोलेंगे, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का अनुदय बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ थर्ड में आता है, तो फिर उसके बाद फोर्थ एंड अबव में क्या बोलेंगे, यहीं से चलते हैं वापस। 13-14 में उदय आता है, 14 के आगे कुछ नहीं है। 6-7 में उदय आता है, तो 7 के बाद क्या बोलेंगे, 8 से लेकर 14 में क्या बोलेंगे। तो 8 से 14 में पूरे में उसका हारक द्विक का उदय नहीं होता, तो हम 7th में ही उसका उदय विच्छेद करवा देंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 1 से 3 में, सम्यक वेदनी का 1 से 3 में अनुदय है, तो फिर 4 से 7 में तो उसका उदय होता है। अगर 4 से 7 में उदय होता है तो फिर 7 के बाद क्या करेंगे, तो 7 के बाद मतलब 8 के ऊपर 8 से 14 में उसका उदय नहीं होता, तो हम क्या बोल देंगे, 7 में ही उदय विच्छेद हो गया। इसमें बोलेंगे एक एक दो, तीसरे में उसका उदय होता है, तो तीसरे में अगर उसका उदय हो रहा है तो तीसरे के ऊपर क्या, 4 से 14 में क्या, 4 से 14 में तो उसका उदय ही नहीं होता वापस। इसीलिए हम फोर्थ के पहले मतलब थर्ड में ही उसका उदय ऐड करवा के उदय विच्छेद करवा देंगे। ठीक है, उदय प्रारंभ और उदय विच्छेद दोनों में उसको डालेंगे, वो हमने पिछली क्लास में देखा था। एक बार ये चीज क्लियर हुई, अब हम इसको देखते हैं। पांच प्रकृति, तीर्थंकर नामकर्म, आहारक द्विक, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ये 5 प्रकृति क्या है, हमारी माइनस में है। ठीक है, अब प्रारंभ किसका हुआ है, तो अभी हमारे कुछ भी हमने स्टॉप नहीं किया था, स्टॉप नहीं किया था तो प्रारंभ 0 में जाएगा। फिर उदय विच्छेद मतलब ऐसी प्रकृतियां जो सिर्फ फर्स्ट तक ही बंधती, उसके आगे वो नहीं बंधेंगी। तो ऐसी प्रकृतियां क्या है, ऐसी प्रकृति हैं SAM, मतलब ये एस क्या था, सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म त्रिक, आतप और मिथ्यात्व वेदनी। 3+1 4+1 5, तो 5 का हम क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, ये लिख देते हैं, 5 प्रकृति ऐड होंगी, सॉरी माइनस होंगी, उदय विच्छेद कर दिया, ये 5 प्रकृति का उदय विच्छेद कर दिया। अब नेक्स्ट गुण स्थान में क्या करेंगे, हाँ इसमें तो अभी कैलकुलेट करना है ना, टोटल -5 + 0, माइनस और प्लस में हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये वाला अगले में जाके माइनस होगा, तो 17।
ठीक है, अब सेकेंड गुण स्थान पे आए। सेकेंड गुण स्थान में टोटल है 117, उसमें से माइनस कितना होगा, तो अभी जो माइनस चल रहा था वो माइनस इसमें भी है, ठीक है। लेकिन सेकेंड गुण स्थान में हमको पता है, सेकेंड गुण स्थान में कोई भी जीव के आनुपूर्वी का उदय नहीं होता। कौन सी वाली आनुपूर्वी, नरक आनुपूर्वी। नरक आनुपूर्वी का उदय जब है तो जीव सेकेंड गुण स्थान की अवस्था में नहीं होगा। सेकेंड गुण स्थान में एक प्रकृति है नरक आनुपूर्वी, ठीक है। तो -1 है, ठीक है, -1 करेंगे। प्लस में क्या है, तो इसमें कोई भी एडिशनल इन इन प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति सेकेंड में वापस से उदय स्टार्ट नहीं होता, तो +0 है। पंथ विच्छेद कितने का हो रहा है, जो प्रकृति सेकेंड तक ही उदय विच्छेद कितनों का हो रहा है कि सेकेंड तक ही जिनका उदय है, इसके आगे उसका उदय नहीं आएगा। तो ऐसी प्रकृति है ऐसे जी, मतलब स्थावर नामकरण, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क। तो टोटल -9 प्रकृति है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, ऊपर वाले को माइनस कर दो, यहाँ वाला माइनस, यहाँ वाला प्लस, तो आंसर आया 6 माइनस करना है तो 111 आंसर आया, ठीक है। ये 111 हमारा सेकेंड गुण स्थान का कंप्लीट हो गया। अब थर्ड गुण स्थान, थर्ड गुण स्थान में कितना है, 111 टोटल है, उसमें से अनुदय में कितनी है, तो थर्ड गुण स्थान ऐसा है जिसमें कोई भी अनुपूर्वी का उदय नहीं हो सकता। अनुपूर्वी का उदय ओनली विग्रह गति में होता है, और थर्ड गुण स्थान कभी भी विग्रह गति की अवस्था में नहीं रह सकता। तो 3 अनुपूर्वी हमने हटा दिए, तो -3 हो जाएगा। प्लस में क्या आया, तो कुछ एडिशनल हुआ क्या, जो अभी तक अनुदय चल रहा था, इसका भी अनुदय है, इसका भी अनुदय है, इसका भी अनुदय, तो एडिशनल होता है इसका सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। एक ऐसी प्रकृति है एडिशनल जिसका उदय स्टार्ट हुआ है, +1। अब यहाँ पे क्या होगा, उदय विच्छेद, ऐसी प्रकृति जिसका उदय आगे नहीं होना, तो बाकी सभी प्रकृतियों का उदय आगे रहता है एक्सेप्ट सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे -1 अगले के लिए। कैलकुलेशन करना है, 111 माइनस करना है 9, माइनस करना है 9, फिर यहाँ पे माइनस करना है 3, प्लस करना है 1। तो 9 3 मतलब 12 माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, तो 12 माइनस करने पे 99 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 100। तो ये 100 उदय योगी प्रकृतियां हो गई थर्ड गुण स्थान में। फोर्थ गुण स्थान की बात कर लेते हैं। फोर्थ गुण स्थान में क्या है, 100। अब यहाँ माइनस प्लस देख लेते हैं, माइनस क्या होगा, जो अनुदय में, ठीक है। तो अनुदय में जो प्रकृति है फोर्थ गुण स्थान में, अनुदय मतलब जिसका उदय नहीं हो, ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं होती। सबका उदय हो सकता है, क्योंकि फोर्थ गुण स्थान विग्रह गति का भी गुण स्थान हो सकता है, पर्याप्त अवस्था का भी गुण स्थान हो सकता है, चारों गति के जीवों का गुण स्थान भी हो सकता है, और मतलब कुछ भी अपर्याप्त अवस्था का भी हो सकता है, सब से हम बोल सकते हैं। तो ये फोर्थ गुण स्थान में अनुदय में 0 आता है, तो -0 करेंगे, ठीक। फिर आया प्लस, तो प्लस में क्या होगा, तो उदय प्रारंभ, क्योंकि विग्रह गति वाला है, अनुदय में से हम प्लस लेते हैं, तो इसमें से क्या इसमें से किसी का उदय हो रहा है, सम्यक वेदनी का उदय हो रहा है, ठीक है। के बाद फिर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का विच्छेद कर दिया, नरक आनुपूर्वी 3 आनुपूर्वी मतलब 4 आनुपूर्वी का उदय हो रहा है, तो 4 + 1 5, तो हम +5 करेंगे। फिर उदय विच्छेद किस किस का हो रहा है, मतलब ऐसी प्रकृतियां जो फोर्थ के आगे जब जीव होंगे, जो भी जीव होंगे, उनमें वो उदय में नहीं आएगी, फिफ्थ सिक्स्थ वगैरह में उदय में नहीं आती। तो ऐसी प्रकृति होती हैं जो जो देवता और नैरेक में है, लेकिन वो मनुष्य और तिर्यंश में उदय में भी हैं, तो उनको विच्छेद नहीं करेंगे। अगर मनुष्य और तिर्यंश के उदय में नहीं आनी है, ओनली देवता नैरेक के उदय में आती है, तो फोर्थ में विच्छेद कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्थ गुणस्थान क्या है, फोर्थ गुणस्थान है, जैसे थर्ड गुणस्थान क्या था, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी वाला था, तो हमने उसका विच्छेद कर दिया था। यहाँ पर हमने अनंतानुबंधी चतुष्क का विच्छेद कर दिया था, सेकेंड तक ही उदय रहता है। फोर्थ में रहता है अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान चतुष्क मतलब इसका हमने देख लिया है 6 4 3 2। 6 में क्या लिया था, 3 + 3 मतलब नरक नरक गति, नरक आनुपूर्वी,
क्योंकि अनुपूर्वी हमने फोर्थ में क्या करी है, ऐड करी थी। फोर्थ में अच्छा। इसको ऐड करा है, उदय प्रारंभ, उदय मतलब पुनः उदय करवाया है इसका। तो वापस से अब इसके आगे अनुपूर्वी की हमें आवश्यकता नहीं है। तो नरक अनुपूर्वी और नरक आयु। इसी प्रकार देवता का भी समझना, तो तीन तीन ये हो गई। उसके बाद तिर्यंच अनुपूर्वी और मनुष्य अनुपूर्वी हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 में। और उसके बाद ये 4 और 3 क्या है, तो ये 4 है AP4, और ये 3 क्या है, ये 3 है दुर्भग त्रिक, दुर्भग अनादे और अ, आयशा कीर्ति। अयशा कीर्ति, अयशा कीर्ति। ठीक है, ये हमने देखा था। ये 16 प्रकृति, नहीं सॉरी 15, 6 + 4 10 + 3 + 2 15 प्रकृति। तो 15 प्रकृति काय में आई है, माइनस में आई है अगले के लिए। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 सॉरी 100 - 0 + 5। अच्छा, एक ऊपर भी तो लेना है पहले। 100 माइनस ऊपर का एक, माइनस नीचे का 0 प्लस नीचे का 5, तो 100। यहाँ पे एक माइनस किया तो 99, 99 + 5 104। तो 104 प्रकृति फोर्थ गुण स्थान में उदय योग्य हो गई। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हैं, फिर ये रब करके हम फिफ्थ गुण स्थान का आगे देखते हैं। और मेरे हिसाब से तो बेटर ये होगा कि आप लोग साथ साथ में करते जाएं। ठीक है, एक बार। 6 और समझना है इनका। क्या? 6432। हाँ हाँ बेटा। 1 से 4 क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। ये 6432 है ना, इसकी प्रकृति वापस बता दीजिए। 6432 जो है, 6 को ऐसे समझना, 3 + 3 समझो। तो 3 + 3 क्या है, नरक और देवता की। क्या है तीन प्रकृति, एक तो है गति, एक है आनुपूर्वी, और एक है आयुष्य, नरक आयु देवायु। अब नरक आयु देवायु के अलावा जो तिर्यंच आयु मनुष्य आयु है, उनका तो हमको आगे भी होना है उदय, मतलब आगे भी, आगे के गुण स्थानों में भी उदय लेना है। तो हम गति और आनुपूर्वी, गति का भी आगे उदय होगा, गति आयुष्य दोनों का होगा। आनुपूर्वी विग्रह गति वाली चीजें हैं, 5th से 14th गुण स्थान विग्रह गति में नहीं होते। इसीलिए हम दो आनुपूर्वी तो हमने यहाँ पे हटा दी, और तिर्यंच आनुपूर्वी और मनुष्य आनुपूर्वी हम यहाँ ये 2 में हटा देंगे। फिर 4 और 3 क्या है, तो 4 और 3 में अप्रत्याख्यान चतुष्क है, और 3 में दुर्भग त्रिक है, दुर्भग अनादेय और अयश कीर्ति। ठीक है, ये मैंने पहले करवा दी है, एक बार आपने पूछी है तो बता दिया, लेकिन आप फिर से उसको आगे से देख लेना अगर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो। ठीक, अब फिफ्थ गुण स्थान की भी एक बार यहीं पे देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं आगे। फिफ्थ गुण स्थान है, टोटल 104, 104 में से फिफ्थ गुण स्थान में इनमें से अनुदय, मतलब सॉरी फिफ्थ है ना, ये तो अलग रहेगा। अनुदय मतलब ऐसी प्रकृति जो फिफ्थ में उदय में नहीं हो, ऐसी कोई भी प्रकृति स्पेशल नहीं है अभी तक जो चल रही थी फिफ्थ में। अगर आपसे पूछे कि अनुदय कितनी प्रकृतियों का है, तो आप क्या कहोगे, तीर्थंकर नाम कर्म का अनुदय है, आहारक द्विक का अनुदय है, बस दो ही बची, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का हमने विच्छेद कर दिया। सम्यक वेदनी का उदय हो सकता है शायोपशमिक हाँ शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव में। फिर नरक अनुपूर्वी, चारों अनुपूर्वी का हमने उदय विच्छेद कर दिया, ये चार प्रकृति का उदय विच्छेद हो गया है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का उदय विच्छेद हो गया। तो 1 2 3 4 ऐसे देखा जाए तो फिफ्थ गुण स्थान में अनुदय योग्य प्रकृति कितनी है, टोटल प्रकृतियों में से अनुदय योग्य कितनी है तीन। फिफ्थ में, तो तीन। वो है, नहीं एक दो, हाँ सॉरी, एक तीन दो ही था। तीन सम्यक वेदनी का तो उदय है ना। ठीक उदय है, है दोनों को दो देखा। और तीन। ठीक है, लेकिन एडिशनल कुछ अनुदय में आई है क्या, तो नहीं आई है, तो माइनस में 0 है। प्लस में क्या है, क्योंकि ये श्रावक का गुण स्थान है, इसमें जैसे फोर्थ में थी वैसे ही इसी में ही है, बाकी कुछ भी एडिशनल हुआ नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का, सॉरी सम्यक वेदनी का उदय फोर्थ में भी चल रहा था, फिफ्थ में भी है, यहाँ प्लस में भी 0 है। विच्छेद कितनों का होगा, तो विच्छेद ये 5 है, इसमें से हमने देखा था MANG, MANG में क्या देखना, मोहिनी कर्म मतलब P4 प्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क। ए, ए मतलब आयुष्य, कौन सी आयुष्य, तिर्यंच आयु, तीन था उसका। क्योंकि फिफ्थ से आगे नहीं होता तिर्यंच आयु का उदय। और नाम कर्म में तिर्यंच गति।
और जी में गोत्र कर्म, क्योंकि नीच गोत्र का उदय तिर्यंश में रहेगा, इसमें फिफ्थ एंड अबव में, तो उच्च गोत्र इसीलिए फिफ्थ में तिर्यंश, जो तिर्यंश गति का जीव है उसी में नीच गोत्र का उदय था, बाकी किसी में भी नहीं है, मतलब आगे के गुण स्थानों में मनुष्य में नहीं है। तो इसीलिए हमने उसका विच्छेद कर दिया, एक मोहनी कर्म, एक आयुष्य कर्म, एक नाम कर्म और एक गोत्र कर्म। ठीक है, अभी अगर आपको फिफ्थ के साथ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तुमने माइनस करना है ना ऊपर का 15। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी इनकम्प्लीट है, एक बार, ये 15 थी, -15 है, तो इन -15 को यहाँ -15 करना है, +0 करना है, और माइनस में भी -0 करना है, प्लस में 0 करना है, तो आंसर आएगा 104 -15, 89 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, पहले वाला डिलीट कर देना वरना इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, अब ये जो प्रकृति है यहाँ पे भी हम एक बार लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने कितनी माइनस करी, मतलब अगली के लिए कितनी माइनस करना है। 4 थी, 4 +1 +1 +1, 4 5 6 7, -7 करना है अगले में। ठीक है, दीदी इसको आप मिटाएंगे ना तो ऊपर में से 5वें से ही शुरू कर दीजिएगा ना लिख के, हाँ ठीक है। है ना? ठीक, धन्यवाद। अब फिफ्थ के बाद सिक्स्थ गुणस्थान का देखना है। सिक्स्थ गुणस्थान संयत का गुणस्थान है, यहाँ पर एडिशनल कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये देखना रहेगा एक बार। फिफ्थ गुण स्थान में हमने क्या देखा है, फिफ्थ गुण स्थान में उदय योगी 89 आई थी, अनुदय में -0 थी, और प्लस में भी 0 थी। फिर यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे थी माइनस में 7। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ में क्या रहेगा। सिक्स्थ है, सिक्स्थ में टोटल 89 है, इसमें से माइनस कर देते हैं 7 पहले की, फिर यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस देखना है। तो अनुदय में, अभी अनुदय में कितनी चल रही थी, तीर्थंकर नाम कर्म चल रहा था, आहारक द्विक चल रहा था, 3 प्रकृति अनुदय में थी फिफ्थ गुण स्थान तक। संयत है, संयत में आहारक द्विक की मतलब आहारक लब्धि कोड़ने की प्रमत्त संयत में कैपेबिलिटी होती है, किसमें होगी, 14 पूर्वधारी मुनिराज में। तो ये प्लस यहाँ पर आहारक द्विक अनुदय, सॉरी एक मिनट, उदय प्रारंभ में आएगा आहारक द्विक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, 2 का उदय स्टार्ट हो जाएगा। पर अनुदय में कोई भी नहीं है, जो अभी भी अनुदय में अगर मतलब एडिशनल कोई भी नहीं है। इसमें पूछेंगे कि सिक्स्थ में अनुदय योगी कितनी बची, टोटल में से एक एक ही तीर्थंकर। बची, तीर्थंकर नामकरण। और अगर मान लीजिए सिक्स्थ समुच्चय रूप से हमने बोल दिया कि तीर्थंकर नामकर्म अनुदय योग्य प्रकृति है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे बोले कि कोई एक जीव है जिसने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया ही नहीं है, और वो अगर सिक्स्थ गुण स्थान में है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी जितनी प्रकृतियों की सत्ता है उसके अकॉर्डिंग कितना अनुदय होगा, तो हम 0। कहेंगे 0, क्योंकि उसके अगर उसने तीर्थंकर नामकरण का बंध किया ही नहीं है तो सत्ता में है ही नहीं। पर यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो कलेक्टिवली समुच्चय रूप से बात करते हैं, सभी जीवों की अपेक्षा, सभी गुण स्थानों की अपेक्षा। इसलिए हमने उसमें बोल रहे हैं कि सिक्स्थ गुण स्थान में अगर सभी प्रकृतियों के में से कोई अनुदय योग्य है तो वो तीर्थंकर नामकरण एक ही है मतलब। ठीक है, तो प्लस माइनस में 0 जाएगा और प्लस में 2 जाएगा, कितना हुआ, 89 -7 83, 89 -7 82, और 82 +2 84। ठीक है, 84 प्रकृति हो गई। उदय विच्छेद कितनों का है, तो इसमें हमने देखा था कौन सा छठा गुण स्थान है, तो स्टैनर्जित रिक्त थी, बस स्टैनर्जित रिक्त थी, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था में स्टैनर्जित रिक्त का उदय नहीं होगा। तो ये -3 करना है अगले के लिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ एक बार।
89, माइनस में 7 था, माइनस में 0 था और प्लस में 2 था। तो तो आंसर आया है 84। अब सेवेंथ गुणस्थान, सेवेंथ गुणस्थान है 84 में से कैलकुलेट करना है। 84 में से माइनस पहले ऊपर का 3 कर देते हैं। अब माइनस कितनी है प्लस कितनी है ये देख लेते हैं। माइनस सेवेंथ गुणस्थान में अनुदय 0 है, कोई भी स्पेशल, क्योंकि अभी सिर्फ हमारी तीर्थंकर नामकर्म अब अनुदय में बची है, तो हमको उसको डायरेक्टली 13th में उदय प्रारंभ करना रहेगा, मतलब हाँ उदय प्रारंभ करना रहेगा। उसके पहले यहाँ पे पूरा कॉलम -0 का ही चलेगा, 7th से लेकर 12th तक। यहाँ -0 ही रहेगा। अब हम प्लस की बात कर लेते हैं, तो प्लस कितनी होगी, तो सेवेंथ गुण स्थान में कोई भी प्रकृति एडिशनल ऐड नहीं होती है जिसका उदय हो। अगर आहारक द्विक का, सेवेंथ में आहारक द्विक का उदय हमने किस अपेक्षा बताया है, अगर आहारक द्विक का उदय सिक्स्थ गुण स्थान में, मतलब आहारक लब्धि फोड़ी, और वो जीव आहारक शरीरी ही है, और आहारक शरीरी अवस्था में आहारक शरीर नामकर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नामकर्म के उदय में वो जीव सेवेंथ गुण स्थान में आ गया, अप्रमत्त भावों में आ गया, तो उस अपेक्षा से आहारक द्विक का उदय हम इसमें बोलते हैं। ठीक है, पर अब इसमें क्या है, स्पेशल कोई उदय प्रारंभ है तो नहीं है। अब वैसे भी हमारे पास उदय प्रारंभ के लिए क्या बचा, जो अनुदय में होती है उसी के हमको उदय प्रारंभ लेते हैं। तो अनुदय में अगर सिर्फ तीर्थंकर बची है तो उसका उदय प्रारंभ हम 13th में लेंगे। तो यहाँ भी -0 चलेगा, यहाँ भी +0 चलेगा। कब तक चलेगा, 7 से लेकर 12 तक। तो ये दोनों में -0 +0 समझ लेना। ठीक है, अब हमको सिर्फ ये दोनों कॉलम्स पे बात करनी है। यहाँ प्लस भी 0 आएगा। अब यहाँ पे उदय विच्छेद, सेवेंथ में उदय विच्छेद कितनी कितनी प्रकृतियों का होता है, तो हमने देखा है कि जो आगे श्रेणी में जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी प्रकृतियां हम हटाएंगे। तो वो हम क्या हटाएंगे, 52211, सॉरी सिंगल वन है, 522, हाँ डबल वन होगा ना, 2211 है, 52211। 5 क्या है, तो 5 है अंतिम 5 सहनन, क्योंकि सिर्फ वज्रऋषभ नारद सहनन वाला ही जिसका उदय है वो ही जीव श्रेणी का आरोहण कर सकते हैं। उसके बाद फिर 6th और 7th में आहारक द्विक का 7th अप्रमत्त अपेक्षा से ही लिया है, और 6th में अगर वैकृष लब्धि फोड़ी, क्योंकि प्रमत्त अवस्था में लब्धियां फोड़ी जाती हैं, तो 6th में वैकृ लब्धि फोड़ने वाला संयंत्र क्या करेगा, अगर अप्रमत्त भावों में चला गया तो उसके 7th गुण स्थान में वैकृ द्विक का उदय रहेगा, पर उसके साथ में वैकृ शरीरी मनुष्य आगे श्रेणी का आरोहण नहीं करता। इसीलिए हमने वैकृ द्विक, मतलब वैकृ शरीर वैकृ अंगोपांग और आहारक द्विक, ये दोनों हमने हटा दिया है। ठीक, उसके बाद फिर हम बता रहे हैं एक एक में क्या है, तो क्योंकि श्रेणी में सम्यक वेदनी का उदय नहीं होता, या तो औपशमिक जीव होता है सम्यक वेदनी, या फिर शायिक सम्यक जीव होता है। तो अब ये लास्ट बचा उद्योत, वो है क्योंकि उद्योत ओनली मनुष्य गति के जीवों में ओनली संयत के ही होता है 6th 7th गुण स्थानवर्ती, अगर उनके वैकृ या हारक शरीर बनाया हो तो। ठीक है, तो ये हो गई टोटल प्रकृतियां 5 7 9 10 11, -11 करेंगे अगले में। यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, 84, माइनस में सिर्फ 3 है, तो 81। अनुश्री जी, हाँ, एक प्रश्न था मेरे को। ये हम जो है 7वें गुणस्थान में हमने 5 संगलन का उदय विच्छेद किया है ना, तो अपने हम लोगों ने जब संगलन द्वार पढ़ा था गुणस्थान स्वरूप में, आवाज आ रही है, तो उसमें है ना कर्म स्तव के अनुसार दिया था कि उसमें वज्र ऋषभ ऋषभ नाराज संगलन और अर्धनाराज संगलन भी कर्म स्तव की अपेक्षा उनको मानते हैं श्रेणी में, उपशम श्रेणी की अपेक्षा। आगम के अनुसार तो उसमें लिखा होता है कि खाली वज्र ऋषभ नाराज संगलन वाले ही श्रेणी करते हैं, और जो कर्म स्तव है उनकी अपेक्षा से वो 2 संगलन भी दिए हुए थे शुरू के। तो मतलब यहाँ पर जो 5 संगलन का विच्छेद किया है ना, तो वो किसकी अपेक्षा से किया है, देखो आगम की यहाँ अपेक्षा पे से ना या कर्म ग्रंथ की अपेक्षा से? ये हम श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग कर्म प्रकृति और कर्म स्तव दोनों भी अलग अलग है।
तो यहाँ हाँ, पे वो कर्म प्रकृति में भी आगम के अकॉर्डिंग वर्णन शायद बताया ही हुआ है कि वज शब्द नारद सहनन वाला ही जो जीव होता है वो ही औपशमिक सम्यक मतलब उपशम श्रेणी का आरोहण करेगा। ठीक है, तो मतलब कर्म ये स्तव को प्रधानता ना देते हुए कर्म प्रकृति को प्रधानता दिए, ये भी डिफरेंट है, हाँ, कर्म प्रकृति डिफरेंट है और कर्म स्तव भी डिफरेंट है। ठीक, ठीक है, तो ओके, इसलिए ओके, कर्म प्रकृति में वर्णन सिर्फ वज्रशब्द नारद सहनन वाले मतलब सहननी जीवों का बताया है उपशम श्रेणी आरोहण, उस अपेक्षा से हम यहाँ पर 5 सहनन हटा देंगे। ठीक, 8th गुणस्थान, 8th गुणस्थान का देख लेते हैं। 81 है, 81 में से माइनस करना है हमें 11 को, और फिर अब अनुदय और उदय प्रारंभ तो हमने देखा कि सब में 0 0 ही जाएगा, -0 + 0 कब तक, 13 तक, 12 तक रहेगा, 13 में भी करनी है। ठीक है, और अनुदय तो फिर सब उसमें 13 14 में भी नहीं बचेगा अनुदय, क्योंकि उसका उदय प्रारंभ हो जाएगा 13 14 में, अनुदय वहां भी -0 चलेगा। है तो हमारा आंसर इसको ही कैलकुलेशन से आ जाएगा, -0 करो +0 करो, 81 - 11 करेंगे तो 70 प्रकृति, 70 प्रकृति उदय योग्य है। अब विच्छेद कितनों का हो रहा है, तो 8th में विच्छेद होता है ओनली हास्य षटक का। ठीक है, तो ये -6 हो गई, 70 - 6, तो आया आंसर 64। 64 9th में उदय योग्य है, -0 + 0, 9th में उदय विच्छेद किसका हुआ है, तो अब देखो इसमें हमको बताना है अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले तो 9वें गुणस्थान का स्टार्टिंग का पार्ट कितना, बहुसंख्य भाग व्यतीत हुओ, ये पूरा 9th गुणस्थान है, तो बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे वहां तक, तथा उसके आगे संख्य स्थिति घात तक। किसका था सबसे पहले उदय विच्छेद, वेद का। वेद का। वेद कितने हैं टोटल, वेद किसी एक जीव की अपेक्षा तो एक ही का विच्छेद होगा, पर टोटल प्रकृतियों की अपेक्षा 3 3 वेद का उदय विच्छेद हो जाएगा, तो -3 करेंगे। तो इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट मैंने बताया, इस पॉइंट तक 64 प्रकृतियों का बंध हो रहा था, उसके बाद ये बहुसंख्य वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद 64 के बाद जब 9th के मतलब पुरुष वेद का लास्ट में उदय विच्छेद जब हुआ, सॉरी पुरुष वेद का बंध विच्छेद जब लास्ट में हुआ, क्योंकि स्त्री वेद नपुंसक वेद का बंध विच्छेद फर्स्ट और सेकंड में ही हो गया था, सेकंड और फर्स्ट में, तो पुरुष वेद का जब बंध विच्छेद हुआ 9th गुणस्थान में, उस पॉइंट से लेकर संख्य स्थिति घात पश्चात तक, मतलब इसको ऐसे समझना, पुरुष वेद से संख्य स्थिति घात पश्चात तक का क्या रहेगा, मतलब उस वहां तक में 64 - 3 प्रकृति हटा दो, तो उदय योग्य प्रकृति कितनी हो गई, 61। 61 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, 61 प्रकृति, यहाँ के संख्या स्थिति घात तक 61 उदय योग्य है, उसके बाद एक का किसका, संज्वलन क्रोध का, सबसे पहले क्रोध का उदय विच्छेद हो जाएगा एक प्रकृति का, फिर इसके किसके, संजुलन क्रोध के संख्य स्थिति घात तक, बंध विच्छेद के बाद से संख्य स्थिति घात तक का जो काल है, उसमें 61 - 1 मतलब 60 प्रकृतियों का उदय योग्य, मतलब 60 प्रकृतियों का उदय नहीं है, 60 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, क्योंकि 60 प्रकृतियों का उदय बोलूंगी मैं तो एक साथ सबका उदय नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट रहता है, वो हम अभी ध्रुवोदय और अध्रुवोदय में देखेंगे। बाकी 61 मतलब उदय योग्य कितनी है, तो 60 प्रकृति है, 60 प्रकृति का जब तक उदय है, उसके बाद संजुलन क्रोध के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात पश्चात संजुलन मान का उदय विच्छेद हो जाता है। यहाँ पे संजुलन, इसको कैसे लिखें, एक ने 64 - 3 61, हाँ ये 61 किसमें - 1, ये वेद 3 में आया वेद है? है ना, अच्छा 3, अच्छा ये अच्छा दूसरी लाइन आ गई, ठीक। हाँ 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 ठीक है, सॉरी मैंने ना ऊपर तक नहीं बताया था, फुल फुल स्क्रीन में देखते हैं बोर्ड को, है ना।
हाँ ये संज्वलन मान के बंध विच्छेद से लेकर संख्यीय स्थिति घात आगे तक 60-1 मतलब 59 प्रकृतियों का उदय था, और उसके बाद संज्वलन माया का बंध सॉरी उदय विच्छेद हो जाता है। फिर हम बात करेंगे संज्वलन माया के हेलो। बंध विच्छेद पश्चात मतलब संज्वलन माया के बंध विच्छेद के बाद संख्यीय स्थिति घात तक ये 59-1 58 प्रकृतियों का उदय योग्य प्रकृतियां हैं। और उसके बाद संज्वलन क्रोधमान माया, एक मिनट, ये लोभ पे आ गया ना, संज्वलन लोभ का, तो संज्वलन लोभ का यहाँ पे उदय विच्छेद नहीं कर सकते, तो ये प्रकृति हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये 9th गुण स्थान का एंडिंग पॉइंट है। ठीक एंडिंग है, पॉइंट है। तो संज्वलन ये क्या था, क्रोधमान माया है। संज्वलन माया के बंध विच्छेद से लेकर संख्यीय स्थिति घात पश्चात, मतलब संख्यीय स्थिति घात पश्चात मतलब क्या हुआ, लास्ट स्टॉप। 9th का लास्ट हो गया, ये थोड़ा सा समझ लेना है ना, 9th का लास्ट है। वहां तक क्या करा हमने, 58 प्रकृतियों को उदय योग्य बताया है, और उसके बाद विच्छेद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बादर लोभ का विच्छेद हुआ है, पर बादर लोभ अलग से कोई प्रकृति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर विच्छेद 0 का होगा। ठीक है, उदय विच्छेद में हम 0 लेंगे। फिर उसके बाद जो पॉइंट आएगा 10th गुण स्थान का, एक बार मैं यही लिख देती हूँ, फिर ऊपर फिर से लिख लेंगे। इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। ये 10th गुण स्थान है। 10th गुण स्थान में जो 58 प्रकृतियां थी वो की वो 58 है, क्योंकि यहाँ पे -0 है, तो 58 प्रकृतियां उदय योग्य है, -0 + 0, और फिर यहाँ पे जाके संज्वलन लोभ का क्या होता है, उदय विच्छेद होता है, तो यहाँ पर -1 प्रकृति होगी। ठीक है, अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर फिर हम 10th को वापस लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। अब एक बार 10th गुण स्थान का वापस लिख लेते हैं, तो फिर हम 13th की प्रकृतियां खोल लेंगे। टेंथ गुण स्थान 59 प्रकृतियां उदय योग्य, सॉरी हाँ 59, एक मिनट कितना था, 59 58 था ना, हाँ 59 -1 कर दिया था, 58 था। 58 प्रकृति मतलब 9th के लास्ट समय में भी 58 का ही उदय हो रहा था। संज्वलन माया के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात आगे, मतलब 9th के लास्ट समय तक भी 58 का उदय हो रहा था, और उसके बाद 10th में भी 58 ही उदय योग्य, 58 का उदय नहीं हो रहा था, 58 उदय योग्य थी। अनुदय में 0, उदय प्रारंभ में 0, उदय विच्छेद किसका हुआ था, संज्वलन लोभ का, -1। 11th गुण स्थान, 11th में क्या होगा, 58 -1 मतलब 57। म्यूट प्लीज। कितना आराम मिल रहा है 57 11th गुण स्थान में उदय किसका उदय विच्छेद हुआ है, तो हमने देखा था निद्रा द्विक का उदय विच्छेद हुआ था, मतलब जो छद्मस्त जो क्षीण मोह गुण स्थान वितराग छद्मस्त जिसको हम बोलते हैं, उनमें निद्रा द्विक का उदय नहीं था, तो यहाँ -2 हो गई। 12th में कितनी उदय योग्य हैं, 57 -2, ठीक है, तो 57 -2 मतलब 55, और यहाँ पर उदय विच्छेद सत्ता विच्छेद जिन जिन प्रकृतियों का हो रहा था उनका उदय विच्छेद 12th में होता है। ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, अंतराय 5, मतलब 5 5 4 14 प्रकृतियां माइनस में हो गई। 13th गुण स्थान, 13th गुण स्थान अनुश्री जी 55, हाँ
वो जो है ये निद्रा द्वीप का उदय विच्छेद जैसे 11वें में बारना है और 12वें में उसको माइनस की है, तो लेकिन ये शपथ श्रेणी वालों के तो पहले ही उदय विच्छेद हो जाता है ना। हाँ, मैंने उस दिन बताया था ये निद्रा द्विक जो हाँ है, निद्रा द्विक का जो हम 11th तक ले रहे हैं उदय विच्छेद, वो हाँ उपशम श्रेणीवर्ती जीव की अपेक्षा है। और जो शपथ श्रेणीवर्ती जीव होता है उसमें छठे सातवें में जब अनेकों बार शपथ श्रेणी के लिए आता है, उस समय भी निद्रा द्विक का उदय नहीं होता। उसके पहले भले ही छठे सातवें गुण स्थान में वो होगा। तो उनके फिर वो उस समय नहीं करेंगे, जैसे 11वें वाले का तो उदय चल ही रहा है 11वें के अंत तक, और उसके बाद उसका वापस नीचे गिरेगा और उसका उदय ही रहेगा, उसका उदय तो ही उदय है, विच्छेद उसमें होगा उदय नहीं। विच्छेद होता ही नहीं है। मतलब ये हाँ समझना कि निद्रा द्विक का उदय विच्छेद जब जीव शपथ श्रेणी आरोहण करता है तभी मानते हैं। उसके पहले वैसे भी उदय विच्छेद मतलब हर समय उदय नहीं होगा, यह ध्रुवोदय प्रकृति नहीं उदय है। रहता है, उदय में आता नहीं है, हाँ सत्ता हाँ में रहता है 10 तक। नहीं वो तो ठीक है, तो उदय नहीं है। सत्ता में रहता है 10 तक, 10 के बाद 10 में हो जाता है इसका विच्छेद। एक मिनट होल्ड कर। नहीं नहीं, बस वही थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि उनका पांचवें छठे छठे सातवें में उनका उदय विच्छेद। ठीक है क्या? ठीक है, नहीं मैं ऐसे ही सोच रही थी कि छठे सातवें से फिर उदय विच्छेद तो वो बोल देते, और 11वें में तो ये देते कि लास्ट तक उसका उदय चल रहा है, उदय विच्छेद ही नहीं देते नहीं 11वें में तो। नहीं, उदय हो सकता है लास्ट तक, मतलब हाँ वही होने की लास्ट तक उसका उदय निद्रा है की फिर अवस्था विच्छेद। में भी जीव उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है, तो आरोहण ठीक करके है, वो मान लिया। नहीं मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि 11वें तक उसका उदय देते और उदय विच्छेद है तो वो छठे सातवें में ही हो गया जिसका भी है। हाँ, छठे सातवें में भी हो गया, पर छठे सातवें में उदय विच्छेद इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि छठे सातवें में अगर वो जीव शपथ श्रेणी नहीं चढ़ रहा है, उसके पहले भी वो छठे हाँ सातवें में था, तब तो उसका उदय है। और उदय विच्छेद मतलब उसमें उदय नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उदय हाँ विच्छेद उसका कोई पॉइंट नहीं बता सकते हैं। हाँ बस ऐसे समझना कि उसका उदय रहता ही नहीं हाँ है। ठीक है है, ना? वो वैसे समझ भी लेंगे कि समझ के हाँ रखना होगा कि जब शपथ श्रेणी वालों का है, उस समय उदय विच्छेद हो गया। हाँ हाँ, बस। है ना? अब यहाँ पे 14 प्रकृतियों को माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। यहाँ पर हमारे पास एडिशनल भी कुछ आता है। क्या आता है? 13th गुण स्थान है, यहाँ तो पूरा 14 तक 0 ही रहेगा। यहाँ पर तीर्थंकर का उदय हो गया है, मतलब तीर्थंकर नामकरण का अगर सत्ता में है तो उदय 13th गुण स्थान में हो जाता है। तो यहाँ पे उदय योग्य में +1 कर देंगे, -0 था तो 14 माइनस करेंगे और फिर +1 कर देंगे। तो 14 माइनस करें तो 41 हो गई, और +1 42 प्रकृति। 42 प्रकृति 13th में उदय योग्य है। अब विच्छेद कितनों का हुआ? तो देखो, सबसे पहले 13th में जिन जिन का विच्छेद हुआ है ना, वो प्रकृति, एक तो ये हो गई जो पुद्गल नहीं, देखो ऐसे चलते हैं, क्रम से चलते हैं। 13th गुण स्थान में ना अलग अलग प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? ये 13th गुण स्थान है मान लो, उसका लास्ट अंतर मुहूर्त में जीव क्या करता है? इसको जूम कर लेते हैं, लास्ट अंतर मुहूर्त को, इस वाले पार्ट को हमने जूम किया है। जीव सबसे पहले मन योग का निरोध कर देता है। मन योग का निरोध करने के बाद वचन योग का अंतर्मुहूर्त पश्चात वो वचन योग का निरोध करता है। उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात वो श्वासोश्वास का निरोध कर देता है। ठीक है? और उस श्वासोश्वास मतलब आनापान का निरोध कर देता है। और उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात मतलब काय योग का 13th स्थान के लास्ट समय में काय योग का भी निरोध करके वो जीव 14th गुण स्थान में अयोगी बन जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग क्रम से जब बताया गया है तो हम भी देखेंगे कि ये 13th गुण स्थान के पूरे पार्ट में, और मन योग का निरोध करने तक में, और वचन योग के निरोध के, वचन योग एंडिंग निरोध टोटल नहीं हुआ उसके पहले तक, इस पॉइंट पे वचन योग निरोध हुआ है, तो इस पॉइंट तक कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता था? उदय योगी प्रकृतियां कितनी थी? 42 इस पॉइंट तक 42 थी। ठीक है? और जब इस पॉइंट पे वचन योग का निरोध किया तो उसके सुस्वर दुस्वर जिसका भी उदय था, दोनों प्रकृतियां उदय योग्य में से हट जाएंगी, उसके बाद उनका कभी उदय नहीं आएगा। तो ये दो प्रकृति को हम क्या कर देंगे? उदय विच्छेद में डाल देंगे। ठीक है? अब इस पॉइंट से जीव आया है आगे, ये 13th में है, 13th गुण स्थान के
प्रारंभ से लेके फर्स्ट समय से लेके कहाँ तक है, डैश डैश डैश, तो वचन योग के निरोध तक। ठीक है। उसके बाद जब जीव वचन योग के निरोध, ये वाले पॉइंट से श्वासोश्वास मतलब आनापान का निरोध करता है, उस पॉइंट तक कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है, तो बताया है कि 40 तत्पश्चात इसके वचन योग के निरोध के पश्चात आनापान तक है, तो ये 42 माइनस 2, तो उदय योग की 40 बचती हैं। okay. ठीक है। अब 40 बची, यहाँ -0, यहाँ पे तीर्थंकर का उदय चल ही रहा है पर नया कुछ भी नहीं है, इसको प्लस में 0 जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो इस पे जब आनापान वाली रिलेटेड बातें आई तो क्या होगा, इस पे उच्छ्वास नामकरण, उसका उदय विच्छेद हो जाएगा, -1 हो गया। फिर पॉइंट आता है, इस पॉइंट से आनापान के बाद, आनापान के निरोध के बाद से काय योग के निरोध तक, मतलब लास्ट पॉइंट तक, तो लास्ट पॉइंट तक इस पूरे ड्यूरेशन में टिल लास्ट समझ लेना, इसमें 40 माइनस 1 39 प्रकृतियों का उदय योग्य है। यहाँ -0 जाएगा, यहाँ प्लस में 0 जाएगा, समझ जाना ये। अब यहाँ विच्छेद कितनों का हो रहा है, उन प्रकृतियों का विच्छेद होगा जिनका 14th गुण स्थान में उदय नहीं हो सकता। तो जब काय योग का निरोध हो गया तो जो भी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां थी, सारी पुद्गल विपाकिनी नामकरण की प्रकृतियां जितनी भी थी, वो सारी पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों का उदय अब अयोग्य अवस्था में नहीं। ठीक है। उसके बाद विहायो गति भी हलन चलन रिलेटेड होता है, ये भी काय योग से रिलेटेड है, इसका भी उदय हम नहीं होता, मतलब पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं 26। एक मिनट, 24 है, 24 है। 24 है, हाँ 24 है। और विहायो गति ये भी काय योग से रिलेटेड प्रकृति है। ठीक है। तो टोटल हम जब माइनस करेंगे तो -26 होगा। फिर 14th गुण स्थान में कितना होगा, तो 14th गुण स्थान में 39 माइनस 26 मतलब कितनी बची, 13 प्रकृति। 13 प्रकृति क्या रही, उदय योग्य रही। तो ये 13 प्रकृति कौन सी है, ये हम इसमें देख लेते हैं। और जो 13 प्रकृति है उनका उदय विच्छेद कब हो जाएगा, उनका उदय विच्छेद 14th के लास्ट समय में बोलेंगे, मतलब अब उसके आगे उसका उदय नहीं होगा। तो सारी की सारी 13 प्रकृतियों का उदय विच्छेद हो जाता है। ठीक है। अब हम एक बार ये 26 और ये 13 कौन कौन सी है वो खोल लेते हैं। एक बार इसमें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब एक बार वो 13 प्रकृति और 26 प्रकृति देख लेते हैं। थर्टीन का डबल कितना होता है, 13 का डबल कितना होता है, 26 14th गुण स्थान, 13th गुण स्थान। ठीक है। ध्यान रखना उदय योग्य, उदय विच्छेद के लिए 14th गुण स्थान का 13 प्रकृति, उसका डबल 13th गुण स्थान में उदय विच्छेद है। प्रकृति 13th गुण स्थान में जो उदय विच्छेद योग्य 26 प्रकृति हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें से 24 तो पुद्गल विपाकिनी है और 2 विहायो गति है। ठीक है। 24 प्रकृति कौन सी है, तो 24 प्रकृति बताई है, सबसे पहले नामकरण की है टोटल सभी प्रकृति, ये तो हमको पता है। गति नाम कर्म, गति नाम कर्म पुद्गल विपाकिनी है, नहीं है। जाति नहीं, शरीर, एक होगा, शरीर कितने हैं अभी हमारे पास लेफ्ट ओवर, शरीर है। बैक्टीरियल हमने हटा दिया है, आहारक हमने हटा दिया है, मतलब औदारिक तेजस कार्बन, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। ठीक है। उसके बाद फिर
अंगोपांग भी इसी में देख लेते हैं, औदारिक अंगोपांग। बंधन सहनन, बंधन संघातन होगा नहीं। सहनन, वज्रषभ नारद सहनन ओनली लेफ्ट ओवर था। संस्थान 6 ही बचे हैं। संस्थान 6 बचे हैं। ठीक है, फिर वर्ण वर्ण चतुष्क, इसमें भी उद्गलों का परिणमन होता है। ठीक है, उसके बाद आनुपूर्वी हमने देख ही लिया है। विहायोगति, विहायोगति यहाँ पर हो गई, उद्गल विपाकिनी नहीं है लेकिन काय योग से रिलेटेड है, तो विहायोगति यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा है ना, सनन संस्थान सब हो गया। फिर अब हम बात करते हैं पराघात अष्टक। पराघात अष्टक में से पराघात में उद्गलों का परिणमन होता है, उच्छ्वास में होता, उच्छ्वास में नहीं होता, जीव विपाकिनी है पर वैसे भी उच्छ्वास को हमने हटा दिया है, मतलब पहले उदय विच्छेद कर दिया है। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत। आतप पहले फर्स्ट गुण स्थान में हटा दिया, उद्योत 7वें गुण स्थान में उदय विच्छेद करवा दिया। आतप, उद्योत। अगुरु लघु, निर्माण। ठीक है, अगुरु लघु, निर्माण, उपघात। तीर्थंकर 14th के लास्ट तक होगा, जीव विपाकिनी प्रकृति है। ठीक है, तो ये 4 प्रकृति ये हो गई, पराघात और अगुरु लघु, निर्माण, उपघात। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, फिर हमने बात करी त्रस और स्थावर दशक। स्थावर त्रस दशक में पहले देख लेते हैं। तो त्रस दशक में से त्रस जीव विपाकिनी है, मतलब टोटल हमको पुद्गल विपाकिनी पता है ना, पुद्गल विपाकिनी 3 होती हैं, प्रत्येक, साधारण, प्रत्येक और साधारण होती है ना, और फिर क्या रहती है, प्रत्येक, शुभ, अशुभ, और कौन सी रहती है पुद्गल विपाकिनी? स्थिर स्थिर और अस्थिर। स्थिर, अस्थिर ऊपर जाना चाहिए था, स्थिर और अस्थिर रहती हैं। ठीक है, इसमें से साधारण हमने सूक्ष्म त्रिक में हटा चुके हैं। ठीक है, तो प्रत्येक, शुभ और स्थिर, ये 3 प्रकृति, और फिर स्थावर दशक में से अशुभ और अस्थिर, तो ये त्रस दशक की 3 और स्थावर दशक की 2, ये 5 प्रकृति कितनी हो गई? 2, 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गई 24 प्रकृति उद्गल विपाकिनी, और 2 विहायोगति। 26 प्रकृतियों का उदय विच्छेद 13 गुण स्थान में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 14th में लेफ्ट ओवर कितनी बची? 14th गुण स्थान में 14th में कौन सी बची है? गति बची है, मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रिय जाति। ठीक है, अनुपूर्वी हटा, 1 मिनट, अनुपूर्वी यहाँ पे, सॉरी अंगोपांग है वो तो, हाँ ठीक है, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर हटा दिया है, वज्र सहनन संस्थान वगैरह 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 सब हो गया। तीर्थंकर बचा है इसमें, है ना, तीर्थंकर बचा है। उसके बाद फिर त्रस के साथ इसमें त्रस की बची है, त्रस बची है, पादर बची है, पर्याप्त बची है, प्रत्येक हटाई दिया है। उसके बाद स्थिर हटा दिया है, शुभ हटा दिया, सुभग बची है, सुस्वर, सुस्वर हटा दिया है, वचन योग के निरोध में, आद्य और यशः की योग। ठीक है, तो ये 6 प्रकृति हो गई। उसके बाद फिर ये हो गई ना, हाँ फिर उसके बाद ये तो पराघात अष्टक में से हो गई, तो ऐसे हो गई। ये नामकर्म की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्रकृति है नामकर्म की। ठीक है, गोत्र कर्म में क्या है? उच्च गोत्र, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र है, वेदनी की 2, उच्च गोत्र, मनुष्य और आयु, आयुष में क्या है? मनुष्य आयु है। ठीक है, नाम कर्म हो गई, गोत्र कर्म हो गई, आयुष्य कर्म हो गई, अब बचा वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में उदय योग्य प्रकृतियां तो 2 हैं, लेकिन 1 एट अ टाइम उदय होता है, ये ध्यान में रखना। 9, 10, 11, 12, 13 टोटल उदय योग्य 13 बची। बात करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक का ही, इन सब का तो कंपलसरी उदय रहता है, पर जब
किसी एक की बात करेंगे कि किसी एक जीव के अपेक्षा अगर बात की जाए तो 14 गुण स्थान में कितनी उदय योग्य है? ओनली 12। 11 भी हो सकते हैं ना, जिसके हाँ, तीर्थंकर 12। नाम का जिसके उदय नहीं होगा तीर्थंकर उसके 11। नाम का उदय नहीं है, ऐसे 11 वाले तो बहुत जीव, अनंत जीव गए ही हैं मोक्ष। ठीक है, यहाँ पे टिप्पणी में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। यह कथन सर्व जीवों की अपेक्षा से किया गया है। यदि एक जीव की अपेक्षा विचार किया जाए तो 14वें गुण स्थान में सातवेदनी और असातवेदनी कर्म में से किसी एक का ही उदय होता है। और अगर किसी एक का ही उदय, देखो ऐसे तो ना बात करने के लिए हम सब उसमें कह सकते थे फोर्थ गुण स्थान है, फोर्थ गुण स्थान में किसी एक ही गति का उदय हो सकता है, किसी एक ही शरीर का उदय हो सकता है, ऐसे तो हम सब गुण स्थानों में कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर स्पेशली सातवेदनी असातवेदनी का बोलने का मकसद ये है कि अगर हमने 14th गुण स्थान में सातवेदनी का उदय माना तो असात का उदय विच्छेद 13th के लास्ट में करेंगे। अगर असात का उदय माना तो सातवेदनी का उदय विच्छेद 13th के लास्ट में कर देंगे। बस इतना बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब उदय कहाँ तक हो सकता है? सातवेदनी असातवेदनी का 1 से 13 भी हो सकता है, 1 से 14 भी हो सकता है। ठीक है, ये चार्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें किसी की कोई डाउट है क्या? नहीं तो हम सादी अनादि प्ररूपना देख लेते हैं। एक बार हम मूल कर्म की अपेक्षा रिकॉल कर लेते हैं सादी अनादि प्ररूपना, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो सादी अनादि में क्या बताया था हमने? सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। ठीक है, अब मूल कर्म की अपेक्षा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कभी ऐसा हुआ है? ज्ञानावर्णी का एक बार पहले गुण स्थान देख लेते हैं, तो उसके अपेक्षा हम सादी अनादि निकाल लेंगे। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहाँ तक होता है? 1 से 12 दर्शनावर्णी, 12 वेदनी, 14 1 से 14 मोहनी। मूल कर्म की अपेक्षा बोल रहे हैं। मोहनी का 10 10 ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, 14 नाम, 14 गोत्र, 14 अंतराय। 12 ठीक है, ये हमने मूल कर्म की अपेक्षा बात की थी। उसमें क्या देखा था हमने? 10th से वापस आया जा सकता है, मतलब 10th के आगे जाने के बाद वापस आया जा सकता है, इसीलिए इसकी आदि हुई है। बाकी सबसे वापस नहीं आ सकते, कोई से भी मूल कर्म की आदि नहीं हुई है उदय की। ठीक है, अनादिकाल से उदय में है क्या? 8 ही कर्म अनादिकाल से उदय में है। उसके बाद ध्रुव रूप से है क्या? ध्रुव मतलब नेवर एंडिंग। अभव सिद्धिक की अपेक्षा हमेशा उनका उदय रहेगा, भव सिद्धिक की अपेक्षा हमेशा उनके उदय की एंडिंग होगी। ठीक है, ये मूल कर्म की अपेक्षा हमने बात करी थी। इसी में से हम निकाल लेते हैं ज्ञानावर्णी 5, सबका उदय एक साथ देखा हमने। वेदनी की दोनों प्रकृतियों का उदय एक साथ देखा हमने। आयुष में नहीं देखा, नाम में नहीं देखा, गोत्र में नहीं देखा। अंतराय की 5 प्रकृति का उदय हमने एक साथ, उनमें सेम प्ररूपना चलने वाली है। सादी अनादि प्ररूपना यही चलेगी। ठीक है, इसमें और इसमें जब उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो। ज्ञानावर्णी 5, अंतराय 5। ठीक है, सादी नहीं होगी, बाकी हो सकता है। उसके बाद क्या देखा हमने? वेदनी कर्म। वेदनी कर्म, वेदनी कर्म कहाँ पर है? वेदने का शादी भी होगा ना? अच्छा, वो वेदनी कर्म में, ओके ओके, ये क्योंकि ये दोनों आपस में ध्रुवोदया नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेदनी कर्म को नहीं देखेंगे ना, वेदनी कर्म में डिफरेंट आ जाएगी क्योंकि वो ध्रुवोदया नहीं है, अपोजिट में बनती है ना। और उदय आती है ना, अगर सात वेदनी का उदय है तो असात वेदनी का नहीं होगा, इसलिए चेक कर लिया। ठीक है, ये बात अब गलती हो गई ना तो ध्यान रहेगा कि वेदनी कर्म में क्या रहेगा? ध्रुवोदया प्रकृति है, सॉरी अध्रुवोदया प्रकृति है, रुक रुक कर इनका उदय होता है। ठीक है, तो सिर्फ ज्ञानावर्णी और अंतराय की अपेक्षा हम मूल कर्म जैसा बोलेंगे, बाकी सबका निकालते हैं।
अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रकृति ध्रुवोदया और अध्रुवोदया की हम बात करेंगे, तो जैसे हमने ध्रुव बंधिनी में देखा था कि जो हमेशा बंधेगी, जिनका बंध अनादिकाल से अभव सिद्धिक जीव कर रहा है और कभी उसके बंध का एंड नहीं होता, उसको हमने कहा था ध्रुव बंधिनी प्रकृति। ऐसे ध्रुवोदया मतलब सर्वकाल स्थायी, और उसमें एक डेफिनेशन और थी, भव सिद्धिक की अपेक्षा अनादिकाल से उसका बंध कर रहा था, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके उसका बंध अवश्य रोकेगा, फिर मोक्ष जाएगा। वैसे ही ध्रुवोदया प्रकृति में अभव सिद्धिक की अपेक्षा, तो जिन प्रकृतियों का उदय का कभी अंत नहीं है, मतलब अनादिकाल से निरंतर उनका उदय है और हमेशा सदैव चलता रहेगा, उनको ध्रुवोदया कहा है। और भव सिद्धिक जीव जब तक ध्रुवोदया प्रकृति का उदय विच्छेद नहीं कर देते, तब तक वो कंटिन्यूअसली उदय में आती रहती है, इसलिए उनको ध्रुवोदया प्रकृति बोलते हैं। अध्रुवोदया क्या, तो जो भव सिद्धिक अभव सिद्धिक जो दोनों प्रकार के जीवों में क्या नहीं होता, उनका उदय हमेशा नहीं होता है, कभी इसका उदय है तो कभी इसका उदय, कभी इसका कभी इसका, ऐसे मतलब उदय उनका रुकता है, तो उन प्रकृतियों को अध्रुवोदया प्रकृति कहेंगे। ठीक है, अब ऐसी प्रकृति कौन कौन सी है, एक बात और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, अगर सामने लिखा ही है सादी अनादि प्ररूपना, तो ध्रुवोदया प्रकृति जो कंटिन्यूअस चल रही है और अभव सिद्धिक की अपेक्षा हमेशा भी चलेंगी, तो वो जो प्रकृति है उनमें हम एक बार अध्रुवोदया का देख लेते हैं। अध्रुवोदया देख, थोड़ा सा इजी है। अध्रुवोदया जो प्रकृति है, सादी अध्रुवोदया के लिए हम क्या बोलेंगे, सादी, मतलब क्योंकि वो रुक रुक कर बंधी, यहाँ पर नहीं बंध रही थी, यहाँ पर बंध गई, यहाँ पर नहीं बंध रही थी, फिर यहाँ पर बंध गई, तो ये क्या हुआ, बंधने की आदि हुई है, तो सादी भंग घटित होता है, और सदैव नहीं बंध रही, रुक गई वो, तो वो अध्रुव रूप से उनका उदय चल रहा था, तो अध्रुवोदया मतलब अध्रुव का भंग भी घटित हो गया। तो जितनी भी अध्रुवोदया प्रकृति होती है उनमें सादी अध्रुव का भंग ही कंपलसरी घटित होता है, अनादि और ध्रुव का नहीं होता, चाहे वो भव सिद्धिक जीव हो या अभव सिद्धिक जीव हो। ठीक है, और उसके बाद फिर बताया है कि जो ध्रुवोदया प्रकृति है, ध्रुवोदया मतलब हमेशा उदय में आने वाली, तो ध्रुवोदया हमेशा ही उदय में आ रही है, उनमें ध्रुव का भंग तो कंपलसरी घटित होगा ही होगा। बाकी सबकी हम बात करेंगे, ध्रुव का भंग हमेशा घटित होगा, मतलब हमेशा ही वो बंधेंगी, उदय में आएंगी। एक मिनट रुको, ये बात अभी ध्रुव की ना अलग अलग से देख लेते हैं, इसको मत देखो, एक बार हम ध्रुवोदया प्रकृति पहले कौन कौन सी है वो निकाल लेते हैं। एक बार बस ध्रुवोदया अध्रुवोदया का टॉपिक चला है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सादी अनादि प्ररूपना ध्रुवोदया प्रकृति की नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ध्रुवोदया प्रकृति जो भी है, ध्रुवोदया प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखो ज्ञानावर्णी की 5 कंटिन्यूअसली बनती हैं, अंतराय की उदय में आती हैं, सॉरी कंटिन्यूअसली उनका उदय रहता है जब तक उनका उदय विच्छेद नहीं होता। कहाँ तक होता है, 1 से 12, अंतराय 5 1 से 12। फिर दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति 1 से 12 कंटिन्यूअसली है, उसके बाद वापस से उनका क्या नहीं होता, बिगनिंग नहीं होती, मतलब कंटिन्यूअस वो उदय में आई है जब तक उनका उदय विच्छेद नहीं होता। अभी साध्यानादि प्ररूपना में नहीं उलझते, बस ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अंतरा ये हो गई, ये प्रकृतियां हो गई, फिर मोहनी कर्म की देख लेते हैं। जो ये क्या है, ध्रुवोदया, ध्रुवोदया मतलब क्या, ध्रुवोदया जो अनादिकाल से है, अभव सिद्धिक जीव अनंत काल तक उनका उदय उसमें होता रहेगा, और जो भव सिद्धिक है वो एक पॉइंट पर जाके रोकेगा। तो ये जो प्रकृति है मोहनी कर्म में मिथ्यात्व वेदनी अभव सिद्धिक की अपेक्षा क्या है, ध्रुवोदया हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई प्रकृति है क्या, उदय आता है सम्यक वेदनी का, अनादिकाल से नहीं था, सम्यक मिथ्यात्व का अनादिकाल से नहीं था। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको कषाय के टाइम पर बताया था, जो 16 कषाय होते हैं, चाहे क्रोध मान माया लोभ, चाहे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण और संचलन, सबका बंध एक साथ हो सकता है। 16 ही 16 कषाय का एक ही होता ही है जनरली, मतलब ये बोला जाए कि अगर सबका बंध हो रहा है, बंध विच्छेद नहीं हुआ, तो सबका बंध होता ही है कंपलसरी।
पर जब उदय की बात आती है तो क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार में से किसी एक का ही उदय रहता है एट अ टाइम। लेकिन उस एक का, इन चारों में से जिस एक का उदय हो रहा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, अगर सब इनमें से किसी का अगर उदय विच्छेद नहीं हुआ है तो सभी प्रकार के क्रोध का उदय होगा, सभी प्रकार के मान का, सभी प्रकार के लोभ का होगा। ठीक है, अगर उदय विच्छेद मतलब 16 में से क्या बोलेंगे फिर, अगर इसका है तो चारों प्रकार का होगा, इसका है तो चारों का होगा, इसका है तो चार, मतलब चार का उदय रहता है। अगर उदय विच्छेद नहीं, फर्स्ट गुणस्थान की अपेक्षा बात करें तो जब जब उदय विच्छेद हो गया तब तक कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर क्रोध का उदय हो गया तो मान का उदय नहीं होगा, माया का नहीं होगा, लोभ का नहीं होगा। माया का उदय हो गया तो क्रोध का नहीं होगा, माया का नहीं होगा, लोभ का नहीं। तो ऐसे रुक रुक कर उदय में आने की वजह से 16 कषाय को हम ध्रुवोदया में नहीं लेके उनको अध्रुवोदया में लेंगे। ठीक है, ये है ध्रुवोदया वाली और ये अध्रुवोदया वाली है। ठीक है, तो ये जो ध्रुवोदया वाली थी, ज्ञानावर्णी 5, अंतराय 5, दर्शनावर्णी 4। दर्शनावर्णी 4 क्यों ली? क्योंकि 5 निद्रा का उदय हर समय नहीं होता, कभी उदय रहता है, कभी नहीं रहता, तो हमने इसीलिए निद्रा पंचक को अध्रुवोदय में डाला है। उसके बाद फिर इसमें वेदनी कर्म में, सॉरी मोहनी कर्म में मिथ्यात्व वेदनी को ध्रुवोदया बोला, 16 कषाय अध्रुवोदया है। वेद 3 में से एक का उदय रहता है। हास्य षटक, जब हास्य रति का उदय होगा तब शोक अरति का उदय नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक ही युगल का उदय होता है एट अ टाइम। उसके साथ साथ में भय और जुगुप्सा का हमने देखा था कि ये जो भय जुगुप्सा है इनका बंध तो हमेशा होता है, निरंतर होता है, पर इनका उदय हमेशा नहीं होता। हर समय पे जीव उदय भय में रहे ऐसा नहीं होता, हर समय जीव की घृणा के भाव आ रहे हो, जुगुप्सा का उदय हो, ऐसा नहीं होता प्रकृति। तो 5, सॉरी ये 5 नहीं, 16, 3, 2, 2 और ये 2, तो ये सारी जितनी प्रकृति है 16, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25, एक मिनट 25 है। उसके बाद सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व, ये भी रुक रुक कर उदय में आती है, हमको पता ही है, में दृष्टि अवस्था में चल जाएगा तो उनका उदय नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक वेदनी का उदय नहीं रहता, इसीलिए +2 हो गई 27। तो ये 27 और एक वेदनी कर्म, एक मोहनी कर्म होता है मिथ्यात्व वेदनी, तो टोटल 28 मोहनी कर्म की हो गई, है ना। तो एक को हमने इसमें डाला, 27 में। मोहनी कर्म कंप्लीटेड। फिर मोहनी कर्म के बाद में क्या है, मोहनी आयुष्य, आयुष्य कर्म की बात करें तो आयुष्य कर्म वैसे भी एक आयु अगर है तो दूसरे 3 रुकी हुई है, दूसरी आयु का हो गया तो रिमेनिंग 3 रुकी हुई है। तो इसमें भी कंटिन्यूअसली किसी भी एक आयु का उदय हमेशा नहीं होता, तो चारों आयु अध्रुवोदया है, चारों आयु अध्रुवोदया। उसके बाद फिर गोत्र कर्म 1 एट अ टाइम। ठीक है, नाम कर्म है तो नाम कर्म की हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। हो वेदनी गया, कर्म का भी वेदनी बता दीजिए। वेदनी बचता है ना, तो वेदनी भी 1 एट अ टाइम ही उदय में आता है। सात वेदनी का उदय है तो अर्थात वेदनी का उदय नहीं होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं। मोहनी सॉरी नाम कर्म का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और उसके साथ में फिर हम अनादि सादी अनादि प्ररूपना भी सारी प्रकृतियों की देख लेंगे। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर 26 चैप्टर के लिए आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट जो थर्सडे और सैटरडे वाली क्लास है वो आपकी छुट्टी रहने की संभावना है, तो इसलिए आप तब तक ये वाले 26 जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लिए आपने बंद उसका एक व्यवस्थित चार्ट बना के रख लेना कि कौन कौन से गुण स्थान, मतलब कौन कौन सी जो भी साथ में इनका उदय हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर बंद हो रहा है, कहाँ तक बंद हो रहा है, कहाँ तक उदय है, इस प्रकार 5 दिन रहेंगे। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को ही होने की संभावना, लगभग एक हफ्ता ही है आपके पास। तो उसमें आप लोग इसके लिए जब हम ये वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इस चैप्टर में यही होता है कि जिनका सेम टाइम पर उदय विच्छेद हो रहा है, मतलब दोनों का सेम उदय विच्छेद हो रहा है, उदय विच्छेद पहले हो रहा है, सॉरी ऐसी प्रकृति जिसका बंध विच्छेद और उदय विच्छेद साथ में हो रहा है,
एक बार मैं समझा देती हूँ क्या है वो। जो 26 चैप्टर है ना वो ऐसा है, एक तो है हमारा बंध विच्छेद होता है और एक होता है उदय विच्छेद। उदय तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रकृति की बात करो, इस प्रकृति का बंध विच्छेद उदय विच्छेद साथ में हो रहा है क्या, ये और ये साथ में है क्या, या फिर ये पहले है ये बाद में है, या फिर ये पहले है ये बाद में है। ये जब हम देखते हैं ना तो ये हमको ये 3 टाइप के कैटेगरीज मिल जाएंगे। तो अगर आप ये चार्ट बना के रख लेंगे, ये 3 टाइप की कैटेगरीज मिल जाती हैं। फिर स्वोदय, स्वानुदय, स्वोदय, ये सब हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या क्या होता है ये मैं बाद में बता दूंगी। उसके पहले बस आप इतना करके रखना कि जो भी बंध और उदय देखा है हमने, तो आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा कि ये बंध विच्छेद उदय विच्छेद कौन सी प्रकृति का कौन से गुण स्थान पे हो रहा है, क्या इनका साथ में हो रहा है या फिर अलग अलग हो रहा है। ऐसे आप प्रकृति वाइज उसको एक टेबल बना के रख लेना कि इस गुण स्थान पे बंध विच्छेद है, इस गुण स्थान पे उदय विच्छेद है, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है। और बाकी उसके बाद फिर जो ये ध्रुवोदय अध्रुवोदय का लेफ्ट ओवर है वो हम नेक्स्ट क्लास में साध्य अनादि प्ररूपना देखते हैं। आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय यातना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।